आपने पाकिस्तान की एक लड़की को बचाया, वो भी मैं जरूर आपसे किस्सा जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी स्टोरी की, इस कहानी की चर्चा हो रही है। मैं शेल्टर में गया, फिर वहाँ मुझे एक पाकिस्तानी लड़की मिली। वहाँ सिर्फ मैं एक इंडियन था और वो एक पाकिस्तानी लड़की थी, बाकी सब यूक्रेनियन लोग थे। फिर हम दोनों 24 की रात को फिर हम वहीं रुके, और फिर जब 25 की सुबह हुई, फिर हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा जल्दी जाके। लड़की जो थी मेरे साथ पाकिस्तानी, वो सो भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और 1 घंटे हुआ था जब ट्रेन को चले, तभी ट्रेन के बिल्कुल करीब बम धमाका, पूरी ट्रेन हिल गई और सब लोग चिल्लाने लग गए। तभी सब लोग झुक गए थे, लेकिन मैं एकदम से खड़ा हुए खिड़की के पास गया। तभी मुझे पीछे से किसी ने पकड़ के नीचे धकेल दिया, तभी हमारे ऊपर एक गन शॉट हुई। फिर हम 2:30 बजे टर्नोपिल पहुंचे। वहाँ उसने पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट किया, फिर वहाँ पता चला कि अभी कर्फ्यू है वहाँ भी। फिर वहाँ हम हॉस्टल पहुंचे, उन्होंने फिर हमें कमरे दिए पाकिस्तान एम्बेसी रहने ने? के लिए, दोनों को अलग अलग। हाँ जी सर, पाकिस्तान एम्बेसी ने। अच्छा, पाकिस्तान एम्बेसी ने थोड़ी बहुत मदद की आपकी? हाँ, उन्होंने कहा था टर्नोपिल तक आ जाए, बाकी हम आगे हम खुद देख लेंगे। टर्नोपिल से उन्होंने टैक्सी की हमारे लिए, हॉस्टल पहुंचाया, फिर हमें दोनों को कमरे दिए। जब आपने उस लड़की को हैंड ओवर किया, पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? यस सर। क्या बोले हाँ वो? जी, पाकिस्तान के पाकिस्तान के ऑफिशियल आए अधिकारी हुए थे। क्या बोले? वो उन्होंने मेरे थैंक यू कहा, और वो उन्होंने कहा कि अगर आपको बुखारेस्ट जाना है तो हम आपको अपनी बस में ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भारत सरकार से अपील क्या करना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, वो जरूर आप बयान कर सकते हैं अपनी बात। अब कोई फायदा नहीं सर अपील करने का, क्योंकि 2 मार्च को रात को आया था, तब से हमको कोई हेल्प मिली नहीं है। रोमानिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਿਤ ਦਾ। ਔਰ ਅੰਕਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਕਿਤ, ਔਰ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पे ਤੁਹਾਡਾ जी। अंकित, किस तरह आपकी सिचुएशन है, किस कंडीशन में है अभी? आप बता रहे थे कि पहले तो पूरा प्लेस बताइएगा, किस जगह फंसे हुए हैं आप? सर फिलहाल मैं हूँ रोमानिया एक चर्च में, जहाँ मतलब ये जो चर्च के लोग हैं चैरिटी कर रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं और हमें रहने के लिए जगह दे रहे हैं अभी है। ठीक है, किस तरह के हालात हैं अभी वहां पर? हालात सर, यहाँ पे बच्चे सब फंसे हुए हैं सर। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी से सब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी से कांटेक्ट पा रही है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता फ्लाइट कब आएगी, कब हमें लेके जाएगी। कोई इंडियन ऑफिशियल यहाँ आ नहीं रहा है। हमें रात को यहाँ छोड़ा गया था, और उसके बाद 2 मार्च को रात को हमें यहाँ छोड़ा गया था। उसके बाद से हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, छोड़ा किसने? कोई आपकी किसी अधिकारी से, ऑफिशियल से बात नहीं हुई? नहीं, वो मेरी बात वैसे मैंने कोशिश की, फिर मेरी एक बंदे से बात हुई। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट नंबर दे रही है अपने कि पोलैंड, रोमानिया, हंगरी की जो भी नंबर दे रही है गवर्नमेंट, वो सिर्फ अपने वॉलेंटियर का नंबर दे रही है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करते हैं, बस आएगी हम उन्हें ट्रांसलेशन करके बताएंगे कि आपको इस जगह छोड़ना है। उनका बस यही काम है। उनका कोई फ्लाइट से कोई लेना देना नहीं है, उनका एम्बेसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमें यही जवाब दिया है। परिवार क्या कह रहा है? कितनी मुश्किल आई, जद्दोजहद कितनी करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आए कहाँ से आप? यूक्रेन में कहाँ से, कहाँ काम कर रहे थे, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? मैं कीव में रहता था सर, सेंटर से जस्ट 4 किलोमीटर दूर, और मैं लैंग्वेज कोर्स पे था, यूक्रेन लैंग्वेज कोर्स पे, कीव पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पे सर। अभी परिवार से बातचीत हो गई आपकी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी। वही भी लगातार पूछ रहे कब आएंगे, क्योंकि अभी उन्हें जब पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तो फिर उन्हें और ज्यादा टेंशन हो गई। पहले भी टेंशन थी, और जब कल का और पता चला, फिर अब और ज्यादा टेंशन ले रहे सब के सब।
तबीयत क्या दिक्कत हो गई? आप बता रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आज जब उसको मैं यहाँ रात को पहुंचा तब मुझे बुखार थी और मेरा सर दर्द हो रहा था। मैंने उनसे जो लोग थे जो चैरिटी के, तो मैंने उनसे मेडिसिन ली और फिर मैं सो गया। बट मेरी बुखार फिर भी कम नहीं हुई। फिर मैं 3 तारीख को जब सुबह उठा तब फिर मैंने यहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इनमें से एक से मेडिसिन ली, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी हम्म। और फिर तब बुखार थोड़ी उतरी। बट फिर 11 बजे के करीब फिर से मेरी बुखार चढ़ गई, तो उन्होंने फिर मुझे फिर से मेडिसिन दी। हम्म। उसके 2 घंटे बाद मेरा सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लग गई और फिर मैं बेहोश हो गया। हम्म। फिर यहाँ जो रोमानी लोग जो चैरिटी करे इन्होंने फिर मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उन्होंने मुझे टैबलेट इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिया, फिर तब जाके मेरी थोड़ी कंडीशन अभी थोड़ी ठीक हुई है। हम्म। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी आपने बड़ी कमाल की बाकमाल एक मिसाल पेश की है अंकित की। आपने पाकिस्तान की एक लड़की को बचाया। वो भी मैं जरूर आपसे किस्सा जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी स्टोरी की, इस कहानी की चर्चा हो रही है जी सर। और आपकी तारीफ हो रही है अंकित अंकित पूरी दुनिया में, कि बेशक पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे ना हो, पर पूरा वो किस्सा जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि वो जरूर अपने शब्दों से बयां करिएगा। जरूर सर, जरूर सर। हम्म। जी, कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? पाकिस्तान की जो लड़की थी उसे आपने यूक्रेन में बचाया, पाकिस्तान के अधिकारियों तक कैसे पहुंचाया आपने? वो जरूर पूरा शुरुआत से लेकर किस्सा जरूर बयां करिएगा, जरूर बताइए वो। जब 24 तारीख को जब हमला हुआ था सुबह 5 बजे, तब मैं पहले उठ गया था, मतलब 5:10 में उठा था और मैं खिड़की के पास था, तभी मुझे आवाज आई धमाके की। तो हम्म। मुझे लगा कि वहाँ एक और बंदा खिड़की के पास था, दूसरे रूम से। मुझे लगा उसने अपना हाथ खिड़की में मारा, वो आवाज है। फिर थोड़ी बात जैसे ही मैंने न्यूज वगैरह देखी तब मुझे पता यार धमाके होने लग रहे हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे और बाहर खिड़की से देखा तो देखा लोग भाग रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, बैग लेके भाग रहा है, कोई गाड़ी से भाग रहा है, कोई टलो नहीं कर रहा, पुलिस की गाड़ी इधर उधर जा रही है। और जैसे जैसे मैं न्यूज देखता गया कि देखा कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हम्म। फिर हमारे भी आने लग गए कि आप लोग सब सेफ हो जाइए, शेल्टर में जाइए उसी दिन। बट उस दिन हम कोई शेल्टर में नहीं गए, मतलब दिन में वहीं थे। मैं फिर सामान लेने के बाहर भी गया, मैं बाहर थोड़ा देखने भी गया कि क्या कुछ हो रहा है। मैं गाड़ी लेके बट देखा हर जगह ट्रैफिक था, तो मैंने वापस गाड़ी घुमा ली और मैं वहीं वापस मेरे हॉस्टल आ गया। हम्म। फिर मैं सोचा चलो मैं सामान खरीद लेता हूँ, और वो क्या हालात है तो क्या पता कुछ जरूरत पड़ जाए। मैं सामान लेने गया तो देखा वहाँ पहले से भीड़ मौजूद थी। हम्म। बट फिर मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। तब फिर हमारी बात वगैरह हुई यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा कि वॉर शुरू कर दी रशिया ने और अभी हमारी कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होगी, ये अभी कुछ आइडिया नहीं कब क्या कुछ होगा। हम्म। फिर हमारे जो हॉस्टल वगैरह थे उन्होंने कहा कि मतलब सब लोगों को शेल्टर में जाना होगा, बिकॉज एयर रेड्स हो रही है तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए आप सब लोगों को शेल्टर में जाना पड़ेगा। हम्म। फिर 24 तारीख को रात को हम दोनों, मैं शेल्टर में गया। फिर वहाँ मुझे एक पाकिस्तानी लड़की मिली। वहाँ सिर्फ मैं एक इंडियन था और वो एक पाकिस्तानी लड़की थी, बाकी सब यूक्रेनियन लोग थे। हम्म। तो इस करके फिर हमारा जो यूक्रेन लोगों से जो लैंग्वेज बैरियर होता है उस वजह से हम दोनों किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और शेयर कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्या से हालात है बाहर हमें। फिर हम दोनों 24 की रात को हम वहीं रुके और फिर जब 25 की सुबह हुई फिर हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा जल्दी जाके। और फिर हमने सोचा कि चलो निकलने की कोशिश करते, गाड़ी वगैरह पूछी हमने, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा किराया मांगा। हमने एक गाड़ी वाले से बात की थी, उसने कहा कि 18,000 ग्रीवन लगेंगे, मैं आपको लवीव छोड़ दूंगा, जो कि हमारे बस में नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रकम थी। फिर वो लड़की जो थी मेरे साथ पाकिस्तानी, वो सो भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर अब 25 की रात को मैं एकदम से मेरी नींद खुली 2:30 बजे। मैंने देखा गन शॉट्स हो रही है और हमारे जस्ट 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में बमबारी भी हो रही है, गन शॉट्स भी हो रही है। हम्म। फिर जैसे तैसे करके फिर मैं सो गया। और फिर जब 26 को हम उठे तब फिर हम दोबारा फिर हमने सोचा कि चलो आज हम यहाँ से निकल जाते जैसे तैसे करके। हम्म। फिर हमने बात की और स्टेशन वेशन से बात की, उन्होंने कहा अभी कर्फ्यू लगने वाला है आज शाम को और वो 28 तारीख को कर्फ्यू लगेगा, तो अभी आप जाना सेफ नहीं होगा आपका। फिर दोबारा फिर हम सामान लेने के लिए गए, बट उस दिन भीड़ की वजह से हम फिर वहां वापस आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और कर्फ्यू लगने वाला था, तो हम फिर वापस आ गए और हमारे पास खाने का थोड़ा कम सामान हो गया। बट जो वहाँ के यूक्रेनी लोग थे हमारे बंकर में, हमारे शेल्टर में, बहुत अच्छे थे, वो हमारी पूरी हेल्प कर रहे थे। और जब उन्हें पता मतलब वो हमें उन्हें पता नहीं था कि हमारे पास खाने को नहीं, फिर भी वो बार बार आ रहे थे, पूछ रहे थे खाने वाने की। और जब 26 तारीख को हम नहीं खरीद पाए तो
26 को हमने फिर ऐसे ही सो गए। 27 को सुबह में उनके पास गए कि मैंने उनको बताया कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमें एक बार हॉस्टल जाने दें कैसे भी करके, ताकि वहाँ हमारा कुछ खाना पड़ा है हम वो बना के खा ले। उन्होंने कहा नहीं, कर्फ्यू है बाहर, कोई भी नहीं जा सकता बाहर। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास खाना है, आप वो खा लीजिए। उन्होंने फिर हमें ये मीट फिश वगैरह ऑफर की, चूंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा यही खाते हैं, बट हम ये खा नहीं सकते, तो हमने मना कर दिया। उन्होंने हमें कुछ फ्रूट्स और केक भी दिए, बट आपको पता है मैं ये सब नहीं खाता, और उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हमें मतलब लाइक इनसे पेट नहीं भरता, ये चीजें हमें सूट ही नहीं करती। तो फिर उनसे बात, उन्होंने चावल वावल दिए। फिर मैंने बात की कि मुझे नोज स्प्रे लेके आना मेरे रूम से, बिकॉज मुझे नजला है, बीमारी है, जिससे मुझे बहुत जल्दी छींक आने लग जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा हल्का फुल्का डस्ट वगैरह और वो चीज था। तो फिर 27 तारीख को मैं सुबह परमिशन लेके पीछे के दरवाजे से बहुत गया छुप छुप के। फिर जैसे मैं बाहर निकला तभी मुझे बमबारी की आवाज सुनाई दी। फिर मैं हॉस्टल में एंटर किया और फिर वहां मैंने हम दोनों के लिए खाना बना के फिर मैं वापस आया। फिर 27 तारीख को भी मुझे शाम को भी 2 बम धमाके सुनाई दी, बहुत क्लोजली। हम जो हमारा शेल्टर था वो बहुत अच्छा, अलग था, मतलब वो आप और बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की वो लड़की दोनों इकट्ठे ही रह रहे थे उसके बाद? हाँ, बंकर में हम साथ रहते थे। लाइक जो मैट्रेस थे हमारे जमीन के, और मैट्रेस हमने लगाए हुए थे हमारे खुद के रूम से लाए हुए, वो दोनों साथ साथ ही थे। वहां पर आपको यही महसूस हुआ कि यही अपने हैं, क्योंकि बाकी लोग तो यूक्रेनियन थे? खैर, आपके हो सकता है कि यूक्रेनियन लोगों से हाँ दोस्ताना रहा हो, लेकिन अपनी जुबान जैसे कि वो भी हिंदी में बात कर रहे होंगे आपसे, तो एक हाँ हाँ दूसरे हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। वहां पर हाँ जी जाकर सर, आपको तो दोनों वही को यही लैंग्वेज लगा होगा बैरियर की कि ये वजह से अपने सिर्फ हैं, हम दोनों होते थे। ये अपने हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसी ठीक वजह है। से फिर हम दोनों ही सिर्फ बातें कर रहे थे सर। उसके तो बाद फिर? 27 तारीख जी। को फिर हम खाना बना 27 तारीख को फिर मैं खाना बना के ले गया, और फिर 27 तारीख को शाम को भी हमने बम धमाके सुने। बिल्कुल वो बहुत ही ज्यादा करीब थे, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट हमारा शेल्टर बहुत ही ज्यादा गहरा था बाकी शेल्टरों से। तो लेकिन फिर भी हमें मतलब बहुत पास से आवाज सुनाई दी दो दो बम धमाकों की। फिर 27 को हमने सुबह तो मैंने खाना बना दिया था, बट शाम को फिर उन्होंने हमें चावल वगैरह चावल दिए, जो कि हमसे खाए नहीं गए। तो 27 को भी हम ऐसे ही सो गए। फिर 28 को सुबह जैसे ही कर्फ्यू खुला 8 बजे, हम उसी वक्त 8 बजते ही निकले। किसी का फोन आ रहा है, कट कर दो मैं। सुबह 8 बजते ही हम वहां से निकले, और फिर हम सबसे पहले स्टोर गए सामान खरीदने के लिए। स्टोर का टाइम था 8 बजे की, 8 बजे स्टोर खुलेगा, जी। बट हम वहाँ लाइन लाइन में खड़े रहे। बट वो स्टोर 1 घंटे बाद खुला, हम लाइन में खड़े रहने के बाद ठंड में। जैसे स्टोर खुला हम वहाँ जल्दी से घुसे, और हमने सारा खाने पीने का सामान लिया। फिर हमने प्लान किया कि हम आज 28 तारीख को सुबह सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से। हम निकलने का प्लान था कि तभी उसको पाकिस्तान एम्बेसी से कॉल वगैरह आने लग गई। तो उसने बात की कि ऐसे ऐसे, तो उनको पता चला पाकिस्तान एम्बेसी को कि ये लड़की अकेली है और इसे कुछ भी नहीं पता यूक्रेन में, क्योंकि ये सिर्फ नई नई आई थी, उसका कोई दोस्त नहीं था यूक्रेन में, ना मेरा कोई दोस्त था यूक्रेन में। तो उसने बताया कि सिर्फ एक इंडियन लड़का जिससे मेरी बात होती है, जो मुझे बंकर में मिला। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको भी साथ ले आए और आप आज जल्दी जल्दी टर्नोपिल पहुंच जाए। तो फिर कौन सी हमने जगह पहुंचे फिर हम आप? वहां से कौन सी जगह तकरीबन पहुंचे अंकित आप उसके बाद? टर्न टर्नोपिल जी। लवीव के पास में। वो हम बस 11 बजे वहाँ हमारे हॉस्टल से निकले। हमें कोई कैब वगैरह नहीं मिली, हमें 4.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा स्टेशन तक। हम्म। फिर वहां से ट्रेन हमने देखी, तो वहाँ बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे, 1000-1500 तादाद में इंडियन स्टूडेंट थे, जो कि इधर उधर जा रहे थे, हमें भी नहीं पता था, हम भी उनके पीछे पीछे हो रहे थे। तो हमें ऐसे ऐसे करते करते हमने 3 ट्रेनें मिस कर दी, क्योंकि भीड़ थी और कोई भी हमें ट्रेन में एंट्री नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर मैं और वो दोनों सिर्फ साथ थे, हम दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे टाइम टेबल के पास में थे। जो जैसे मैंने देखा कि लवीव की एक ट्रेन आएगी, मैंने उसी वक्त सामान उठाया और मैंने उसको कहा कि फटाफट से चलो, तभी हम भागे वहां से, और ट्रेन में फिर हमें एंट्री मिल गई। और जैसे ट्रेन में एंट्री मिली, फिर वो थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी, और 1 घंटे हुआ था ट्रेन को चले, तभी ट्रेन के बिल्कुल करीब बम धमाका, पूरी ट्रेन हिल गई और सब लोग चिल्लाने लग गए। तभी सब लोग झुक गए थे, लेकिन मैं एकदम से खड़ा होकर खिड़की के पास गया, तभी मुझे पीछे से किसी ने पकड़ के नीचे धकेल दिया, तभी हमारे ऊपर एक गन शॉट हुई। तब फिर वहां से सर ट्रेन की सारी लाइटें बंद कर दी और हमारे फोन भी बंद करवा दिए। और फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ तकरीबन 2:30 बजे सुबह टर्नोपिल पहुंचे। ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्लो थी और बिना लाइट के चली थी, इसलिए बहुत लेट कर रही थी ट्रेन। फिर हम 2:30 बजे टर्नोपिल पहुंचे। वहाँ उसने पाकिस्तान एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया, फिर वहाँ पता चला कि अभी कर्फ्यू है वहाँ भी। तो अभी वो एक बार उन्होंने कहा कि एक बार आप वहीं रुकिए, हम कुछ करते हैं। तो फिर सुबह तकरीबन 4-5 बजे उन्होंने हमारे लिए टैक्सी भेजी, और फिर हम उनके हॉस्टल गए। जब हम हॉस्टल पहुंचे, वहां भी सायरन पहले से ही बज रहे थे एयर रेड के। फिर वहां हम हॉस्टल पहुंचे, उन्होंने फिर हमें कमरे दिए पाकिस्तान एम्बेसी रहने ने? के लिए, दोनों को अलग अलग। हाँ जी सर, पाकिस्तान एम्बेसी ने। अच्छा, पाकिस्तान एम्बेसी ने थोड़ी बहुत मदद की आपकी?
हाँ, उन्होंने कहा था टर्नोपिल तक आ जाए, बाकी हम आगे हम खुद देख लेंगे। टर्नोपिल से उन्होंने टैक्सी की हमारे लिए हॉस्टल पहुंचाया, फिर हमें दोनों को कमरे दिए। और हम जब फिर उन्होंने कहा कि सुबह 8-9 बजे जब हम बाहर आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर हमें खाना वाना दिया। फिर उन्होंने जैसे वो पाकिस्तानी तो उन्होंने मीट फीट खाया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मैं मीट नहीं खा सकता बिकॉज उस दिन ट्यूसडे भी था। उन्होंने फिर मेरे लिए मंगलवार स्पेशल आप एक नॉन वेज डिश हनुमान जी के भक्त होंगे। नहीं सर, मैं हिंदू तो मंगलवार को नहीं खाता मैं। हम्म। उन्होंने फिर मेरे लिए स्पेशल नॉनवेज डिश भी मंगवाई कि आप भूखे मत रहिए। तो उन्होंने सॉरी वेजिटेरियन डिश मंगवाई। और फिर हमने फिर खा पी के हम फिर बस का इंतजार करने लगे कि बस आएगी और हमें रोमानिया बॉर्डर छोड़ेगी। तब फिर उन्होंने कहा कि हम आप दोनों को ऐसे अकेले भेज नहीं सकते, रिस्की होगा। उन्होंने कहा कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, हम उनके साथ आपको रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। फिर उनकी जो बाकी बच्चा थे उनकी ट्रेन भी बहुत ही ज्यादा लेट हो रही थी, घूम घूम के आ रही थी इधर से। तो कोई वक्त का कुछ नहीं पता कि कब पहुंचेगी ट्रेन। तब उन बच्चों की ट्रेन रात को 11 बजे लवीव पहुंची और वहां से पाकिस्तान बच्चे लवीव से टर्नोपिल आए उनकी खुद की बस में। और फिर हम जैसे वो टर्नोपिल पहुंचे रात को 3 बजे के आसपास, फिर उन्होंने कहा कि सुबह चलेंगे, अभी कर्फ्यू का वक्त, अभी नहीं जा सकते। फिर सुबह उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया और फिर सुबह तकरीबन 10:30 बजे हमें बस में रवाना कर दिया रोमानिया बॉर्डर तक के लिए। और फिर हम रोमानिया बॉर्डर 2:30 बजे के आसपास पहुंच गए। और फिर हम वहां से रोमानिया बॉर्डर हमने क्रॉस किया 2 घंटे में, क्योंकि वहाँ भीड़ वगैरह थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। हमें 2 घंटे लगे रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में। उसके बाद जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, उसकी पाकिस्तान एम्बेसी आई हुई थी उसको लेने के लिए। वहां से वो चली गई पाकिस्तान एम्बेसी के साथ और मैंने इंडियन एम्बेसी को ढूंढा। वहां मुझे एक बंदा मिला इंडियन एम्बेसी का और बाकी इंडियन स्टूडेंट्स भी मिले। तो फिर उन्होंने हमें 1.5 घंटा खड़ा रखा ठंड में। उन्होंने कहा कि बस अभी आ रही है, बस आ रही है। उन्होंने ऐसे करते करते बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन बस नहीं आई। हम सब लोग ठंड में थे। उन्होंने कहा कि ये टेंट में चले जाएं, वहाँ टेंट में भी बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर तो बस आई जब, तब हम बस में बैठे तो उन्होंने, हमें लगा कि हमें बुखारेस्ट पहुंचाएगी बस, जो कि कैपिटल लेगी। लेकिन उन्होंने बॉर्डर से सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर एक चर्च है, वहाँ हमें ठहरा दिया रात को। और जब हमें पता चला ये चर्च सिर्फ एक चैरिटी का है, वो इंडियन एम्बेसी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फिर हमने लगा कि हम कोशिश करते हैं इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की। बट हमें वहां से भी कोई कांटेक्ट नहीं मिला। और फिर मेरी 3 मार्च को मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर मैं कल मुझे इमरजेंसी भी ले गए थे हॉस्पिटल, बेहोश हो गया था मैं। बट मैं कोशिश कांटेक्ट करने की कोशिश की हर जगह से, कई बंदों से मेरी बात हुई, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। कोई आगे नहीं आया कि मुझे जल्दी जल्दी फ्लाइट का कुछ जुगाड़ करके दे दे। जैसे क्या वजह है बच्चे अंकित? जा रहे थे, सरकार एक तो सीट दावा में कर रही है कि बहुत जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स को हम निकाल रहे हैं, वहां से इंतजाम किए हुए हैं, मंत्री भेजे हुए हैं, वो कह रहे हैं, दावा है भारत सरकार का ये। दावा होगा, जरूर होगा सर, लेकिन हम यहाँ बच्चे फंसे हुए हैं। हमारे पास कोई इंडियन ऑफिशियल का कोई बंदा नहीं आया है। हम सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी मदद करने को आगे नहीं आया। मैं मान सकता हूँ देरी हो सकती है चीजों में, लेकिन किसी की मेडिकल कंडीशन अगर सही नहीं हो तो उसे थोड़ा जल्दी भेज सकती है भारत सरकार। लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली मुझे अभी तक। और यहाँ सब बच्चे फंसे हुए, इन्हें किसी को नहीं पता कब हमारी फ्लाइट आएगी। और हमें कुछ नहीं पता कब टाइम आएगा। हमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिला अभी तक की फ्लाइट की टिकट, फ्लाइट नंबर, हमें अभी तक कुछ नहीं पता। बस हम बैठे हैं। चैरिटी वालों ने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा अगर कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करता तो। अब हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, हमारे कोई इंडियन एम्बेसी हमसे कोई कांटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और एक मेरा एक सवाल है और आपसे, जब आपने उस लड़की को हैंड ओवर किया, पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? यस सर। क्या बोले? हाँ जी, पाकिस्तान के ऑफिशियल आए हुए थे। क्या बोले? वो उन्होंने भी थैंक यू कहा। और वो उन्होंने कहा कि अगर आपको बुखारेस्ट जाना है तो हम आपको अपनी बस में ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो पाकिस्तान के ऑफिशियल आए हुए थे, जबकि हमारे इंडियन एम्बेसी सिर्फ वॉलंटियर आए हुए थे, जिनको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे वहाँ पे। उनसे बातचीत हो रही है? लड़की से भी बात हो रही है आपकी? वो पहुंच गए अपने घर? नहीं, अभी लड़की से इतनी बात नहीं रही। बस कल मेरी बात हुई जब उन्होंने न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि उनकी फोटो चाहिए, बस तभी मेरी बात हुई थी, बाकी मेरी बात नहीं हुई। कहाँ के रहने वाले हैं वो? पाकिस्तान के? पाकिस्तान से कहाँ से हैं वो लड़की? सियालकोट। सियालकोट। क्या नाम बताया आप उनका? मारिया। मारिया, ठीक है। चलो, ये भी एक मेरी कोशिश थी कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की आपने, बहुत अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की है अंकित। मैं ये जरूर चाहूँगा कि भारत सरकार से अपील क्या करना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, वो जरूर आप बयान कर सकते हैं अपनी बात।
अब कोई फायदा नहीं सर अपील करने का, क्योंकि 2 मार्च को रात को आया था, तब से अब कुछ कोई हेल्प मिली नहीं है। अब वही है कि 5 दिन का यहाँ वीजा है, तो 1-2 दिन में वो वैसे ही फ्लाइट भेजेगी, तो अब कोई फायदा नहीं अपील करने का, क्योंकि मेरी मेडिकल जब खराब थी तब वो मेरी हेल्प करने कोई आगे नहीं आया। और अगर अभी भी मुझे वो ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मुझे मेडिकल कंडीशन मेरी ठीक है, तो मुझे अभी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए अभी भी। कोई हरियाणा सरकार या कोई रोमानिया में आप कौन सी जगह, कोई जगह बता सके तो, ताकि हमारा कोई देखने वाला हो या हमारा कोई जानने वाला हो, ताकि हम उन लोगों तक आपका नंबर पहुंचा दें या वो लोग देखकर भी आपसे संपर्क करें, तो हो सकता है कि मदद पहुंच जाए। मैं रोमानिया में से सुसेवा में हूँ। सुसेवा ना भाई, सुसेवा में हूँ। सुसेवा में हूँ सर, मैं रोमानिया में। मतलब सुसेवा के पास एक गांव है, वहां हूँ मैं। यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कोई शॉप वगैरह नहीं, यहाँ सिर्फ एक गैराज है और एक गांव टाइप है सर। यहाँ एक चर्च है, वहां हूँ सर मैं। कोई नजदीक की सिचुएशन दिखा सकते हैं वर्षेती। कैमरा घुमाकर, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ ये से सर, हैं? ये सर, जल्दी जल्दी वर्षेती में जो ये सर भाई कैमरा दिखा दे, लोगों को दिखा दे कौन कहाँ से क्या क्या है। ਸੋ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ फंसे हुए हैं और इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। अंकित, अंकित आप सभी लड़कियां भी और लड़के भी है सर। अच्छा, कहाँ कहाँ से हैं ये सभी लोग जो आपके सर साथ हैं? लड़कियां भी और लड़के भी हैं। अंकित, आपके साथ जो लोग हैं कहाँ कहाँ सभी से हैं? अलग अलग स्टेट। सर कोई राजस्थान जयपुर से है सर, कोई दिल्ली से है, मैं जैसे हरियाणा से हूँ। आप लोग कहाँ से भाई? कोई बॉम्बे से भी है सर, कोई गुजरात से भी है सर, यूपी से भी है सर, सब अलग अलग स्टेट से है सर। वहाँ से फिलीपीन से भी है। ठीक है, शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं, सभी लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं। ये हमारी अपील भी है भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन हमारे बच्चों को वहां से लेकर के आए। अंकित, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हम लगातार जुड़े रहेंगे आपके साथ और दुआ करते हैं आपके लिए, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी घर वापसी हो जाए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो अंकित ने दस्सिया कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ अंकित ने हालात भी दसे ने मौके दे कि मौके दे हालात की ने, नाजुक हालातों दे विच किस तरीके दे नाल वो लोग रह रहे हैं, किवें भारतीय विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं अपने घर वापसी दे लई। और नाल ही उन्होंने कहा कि कोई मदद सानू सरकार वालों नहीं मिल रही, नंबरां ते असीं कॉल कर रहे हैं, दूसरे मुल्कां दे अफसर तां पहुँच रहे पर भारत दे अफसर ज़्यादातर नहीं पहुँच पा रहे। गल अंकित ने खुद बयान की है ते नाल ही वो कह रहे कि रोमानिया के एक चर्च दे विच असीं फसे हुए हैं, साडे तक जल्दी तो जल्दी मदद पहुँचाई जाए। और एक मिसाल भी भारत के इस पुत ने कायम की है कि बेशक पूरी दुनिया दे विच जरूर हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की चर्चा होवे कि एक दूसरे दे नाल इन्हां दी बनदी नहीं, पर इन्हां ने साबित किया है कि जदों बाहरले मुल्कां दे विच असीं किते होईए तां हिंदुस्तानी ते पाकिस्तानी इंज लगदा है कि दोवें एक ही परिवार दे दो जी हुंदे ने। होर तमाम खबरां ते अपडेट्स लई देखदे रहो प्रो पंजाब टीवी। धन्यवाद।